नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाने लगे। और ऐसे ही सफल किसान श्री रामेश्वर वर्मा जी, जो आज अपनी मेहनत के बलबूते बतौर विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है, हम इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रामेश्वर वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, हम आपको श्री रामेश्वर वर्मा जी से रूबरू करा देते हैं। ये जिला सोलन के ग्राम और ग्राम पंचायत दोनों ही दंगील से संबंध रखते हैं, जो कि तहसील कंडाघाट में पड़ते हैं। और ये बहुत ही सफल किसान हैं। आज वैसे तो हम सुनते आते हैं कि कोई हमारा किसान बागवान सब्जियों के उत्पादन में अग्रसर है, कोई फूलों की खेती में अग्रसर है। रामेश्वर वर्मा जी विदेशी सब्जियों का, हालांकि यदि हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो थोड़ा सा शब्द हमें अजीब सा लग रहा है कि विदेशी सब्जियां यानी एक्सोटिक वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं, उसके उत्पादन पर हमारे रामेश्वर वर्मा जी अग्रसर है। कैसे ये अग्रसर कर रहे हैं, कहाँ से इनको प्रेरणा प्राप्त हुई है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। रामेश्वर वर्मा जी, इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा को प्रारंभ करें, सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो हमारे घर की बात हो, चाहे आपके घर की बात हो, चाहे हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य की बात हो, हर माता पिता का एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा सरकारी रोज़गार की तरफ अग्रसर हो। परंतु आपने स्वरोजगार को अपनाया और स्वरोजगार में भी आपने कृषि और बागवानी की ओर अग्रसर हुए। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? सबसे पहले नमस्कार आप सबको हमारी तरफ से जी। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं सर। सबसे पहले तो हमने जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, ये चीज़ें हम उगाते थे जी। तो जब हमारी शिक्षा समाप्त हुई या हमने स्कूल छोड़ा तो हमने यही सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो थोड़ा सा भिन्न हो। मतलब अब एक हिमाचल में हमारे कहावत है कि भेड़ की चाल, अगर कोई आदमी ये काम करना शुरू कर देगा तो सब उसी तरह का कार्य पकड़ लेते हैं जी। लेकिन उस चीज़ में फिर फ़ायदा नहीं होता जी। या तो कोई आदमी उस चीज़ को पहले कर रहा है शुरू तो फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन बाद में फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ की जाए सोलन पूरे हिमाचल में, यानी कि शायद हमारे जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में टमाटर और शिमला मिर्च के लिए सबसे सर्वप्रथम जिला है जी। लेकिन हमने टमाटर और शिमला मिर्च को छोड़ के ये चाहा, या आलू को छोड़ के ये सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो 2004 में मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो अलग से। तो उस टाइम ब्रोकली हमने सबसे पहले लगाना शुरू किया। ब्रोकली एक, उस टाइम ब्रोकली नाम से नहीं जानी जाती थी, उसको हरी गोभी कहा जाता था जी। तो वहाँ से धीरे धीरे जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि बड़े बड़े होटल हैं, जहाँ जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है, उन होटलों में। पर वर्मा जी, आपके कहने का मतलब है कि जो ये सब्जी उत्पादन का कार्य है, ये आपके परिवार में आपके जो है बुजुर्ग भी करते आ रहे थे, लेकिन आपने अपने मन में एक ये अवधारणा पैदा करी कि मैं थोड़ा सा हटके काम करूँगा। देखिए दर्शकों, रामेश्वर वर्मा जी की बातों से मुझे एक बात याद आती है। कहते हैं कि जिसका सुकून हरियाली और चमकता आसमान होता है वह हमारा किसान बागवान होता है। रामेश्वर वर्मा जी, आज के विषय की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये तो हमें पता मालूम हो गया कि ये आपको, हम पुश्तैनी जिसे कहते हैं, बुजुर्गों से एक विरासत मिली है, लेकिन आपने इस विरासत में जिसे कहते हैं ना कि डाइवर्सिफिकेशन, अंग्रेजी में कहावत है कि फार्मिंग इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट इज़ अ पैशन। तो आपने एक पैशन के तौर पर इसको लिया, प्रोफेशन तो है ही है लेकिन एक पैशन लिया, और पैशन में भी एक भिन्नता को। तो मैं सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि विदेशी सब्जियों के उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, विदेशी सब्जियों से क्या तात्पर्य है? विदेशी सब्जियां यही है सर, जैसे मतलब जो सब्जियां यहाँ पे हमारे स्टेट में कम उगाई जाती है और बाहर के मुल्कों में या देशों में ये इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे लाल पीली शिमला मिर्च, रेड येलो कैप्सिकम जो है, वो आज के टाइम में कुछ समय 2-4 साल हुए हैं जो हिमाचल में कुछ होटल बने हैं अच्छे 5 स्टार 7 स्टार, उनमें इन चीज़ों की डिमांडें बढ़ी है। लेकिन
इससे पहले भी ये चीज़ें लगती थी, लेकिन यहाँ नहीं होती थी, बेंगलोर में होती थी। लाल पीली शिमला मिर्च बेंगलोर से मंगाई जाती थी, आइसवर्ग ऊटी से मंगाया जाता था। तो ये चीज़ें अगर हम हिमाचल वासी, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त वातावरण है, जी, क्लाइमेट सही है और पानी है, सब कुछ है, तो अगर ये चीज़ें हम यहीं उगाएं तो बिल्कुल उगा सकते हैं, इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इन चीज़ों से हमारी जो दूसरी, जो आपने कहा भाई हम दूसरी सब्जियां भी उगाते थे उनसे हटके, तो सबसे पहले हमने हटके यही सोचा कि कोई ऐसा काम, जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा कि ऐसा काम करना चाह रहे थे जो थोड़ा हटके हो, तो सबसे पहले तो हम पॉली हाउस की तरफ गए, जी, पॉली हाउस लगाए। जब पॉली हाउस लगाए तो सोचा कि पॉली हाउस में लगाए क्या, जी, या तो फूलों की तरफ जाना पड़ता था या फिर दूसरी कोई ऐसी सब्जी होती जो उसमें, तो हम लाल पीली शिमला मिर्च की तरफ वहाँ पे गए। देखिए वर्मा जी, आपने एक बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए उस क्षेत्र का जो भौगोलिक परिस्थिति और वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी मूल की सब्जियां थी और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जब इसे हमने उत्पादन करना था तो एक वातावरण की भिन्नता रहती है। दर्शकों, तभी कहते हैं कि अशक्यम प्रकृते रीते जीवनम, कि जो प्रकृति है ना उसी से हमारा जीवन है और उसकी अनुकूलता का मनुष्य के लिए भी बहुत आवश्यकता है और उत्पादन के लिए भी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वर्तमान में इसे अपने क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं, तो कितने क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर आपने इसका उत्पादन प्रारंभ किया है? फिर मैं आपसे भिन्न भिन्न सब्जियों के नाम भी जानूंगा। तो सर्वप्रथम, क्योंकि देखिए हमारे क्षेत्र की यदि हम भौगोलिक परिस्थितियां देखें तो कहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, कहीं समतल क्षेत्र, कहीं मैदानी इलाके, और लैंड होल्डिंग्स आज घटती जा रही है। मान लीजिए यदि परिवार में 10 सदस्य हैं तो वो भूमि आगे 10 बच्चों में बांट करके बिल्कुल थोड़े, तो इसके उत्पादन के लिए प्रारंभिक स्तर पर कितनी भूमि की आवश्यकता होती है और आप कितने क्षेत्रफल में इसका उत्पादन कर रहे हैं? इसके लिए सर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्राप्त मतलब ज़्यादा भूमि चाहिए। अगर आपके पास, जैसे आपने कहा कि बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे भागों में होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर मान लो मेरे दादाजी के पास 100 बीघे थी तो पापा के पास 50 आ गई, फिर मेरे पास 25 आ गई, तो इसी हिसाब से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर, जब अगर कम भूमि है तब भी एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें, बहुत अच्छी सब्जियां हैं जिनके अभी आपने कहा कि मैं नाम लूँगा, जी। तो वो छोटी छोटी सब्जियां हैं उनका। और मैंने जब ये काम शुरू किया तो लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो पॉली हाउस, मतलब उसको इंडोर किया और उसके अंदर रेड येलो कैप्सिकम सबसे पहले लगाई जी। फिर उसके बाद हम बाहर ओपन फील्ड में जुगनी लगा ली, चाइना कैबिज लगा लिया, आइसवर्ग लगा लिया, सेलरी है, लीक्स है, पार्सली है, चेरी टमाटो है, रेड कैबिज है, बहुत सारी सब्जियां हैं सर। मतलब कहने का मतलब जितनी भी आपने सब्जियों के नाम लिए, ये आप वर्तमान में इसका उत्पादन कर रहे हैं सर। अब आपने बात करी पॉली हाउस को लेकर के और ओपन फील्ड्स की भी बात करी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए पॉली हाउस में हमारी जो एक अवधारणा है, एक जो मंशा बन गई है कि पॉली हाउस में हम उन सब्जियों का उत्पादन करते हैं जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से जिसका त्वरित उत्पादन हो और उससे हमारा किसान बागवान जो है लाभान्वित हो सके, लाभांश कमा सके। तो क्या इस दृष्टिकोण से इसका पॉली हाउस में ही उत्पादन किया जाता है या ओपन फील्ड्स में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ एक लाल पीली रेड येलो जो कैप्सिकम है वो ही पॉली हाउस के अंदर होती है जी। मतलब अगर हम उसको बाहर लगाएं तो वो बाहर भी हो जाएगी, लेकिन जब वो अपने कलर पे आएगी, फ्रूट मैच्योर होगा और उसमें कलर आना शुरू होगा तो उसको पंछी खा जाएंगे, तो या चोंच मार देंगे, फिर वो मार्केट वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। इसलिए वो चीज़ इंडोर अच्छी है, इंडोर उसको करते हैं। बाकी जो हमारी दूसरी सब्जियां हैं उसको हम ओपन फील्ड में उगाते हैं। सारी सब्जियां जो भी हमने अभी आपको बताया कि ये सब्जियां हम उगाते हैं, तो इसको हम सारी ओपन फील्ड में वो कर रहे हैं सर, लगा रहे हैं। देखिए किसी भी उत्पादन के लिए एक स्वस्थ बीज का होना बहुत ही आवश्यक होता है, लाजमी होता है, या जिसे हम पनीरी भी कहते हैं कि इसके पौध भी होते हैं। उसकी उपलब्धता कहाँ से रहती है यदि विदेशी मूल की सब्जियों का कोई उत्पादन करना चाहे? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। विदेशी मूल की सब्जियों का अगर उत्पादन हमारे किसान भाई करना चाहे तो
हमने सबसे पहले जो है बीज कुछ सालों पहले, मतलब जैसे मैंने 2004 कहा आपसे कि 2004 से काम शुरू किया, तो उस टाइम तो हम ये सब्जी इसका बीज जो है सब्जियों का दिल्ली से लाते थे जी। हमारे को दिल्ली में मिलता था, तो वहाँ से मंगाते थे। लेकिन अब कुछ सालों में जब ये थोड़ा काम फैल रहा है, हमारे को देख के कोई दूसरा किसान बोल रहा है कि हमने भी करना है, तो हमने आगे, जिससे हम सोलन में, हमारी जो मेन मार्केट है वो सोलन है, तो हम सोलन में जिससे दवाइयाँ, बीज या जो भी पंप, अपना जो भी सामान कृषि के लिए उपकरण खरीदते हैं, वो उनको बता देते कि इस चीज़ की हमारे को रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आप हमारी को ला के दीजिए या पता कीजिए ये की चीज़ कहाँ है। बाकी तो कंपनी पे डिपेंड है सर। अब आज इतनी कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग सीड तैयार कर रही है, लेकिन कौन सा अच्छा है वो किसान लगा के, जब हम कोई चीज़ लगा रहे हैं तो हम लगाने के बाद ही बोलेंगे कि ये चीज़ अच्छी है जी, हमारे को ये ला के दो जी। जहाँ आपने सीड की बात करी कि हम ओपन मार्केट से लेते हैं, क्योंकि देखिए कृषि और बागवानी से जो हमारे जुड़े हुए विभाग है या जो विश्वविद्यालय इस पर शोध कर रहे हैं, उनकी आपको किस तरह से, क्या उनके द्वारा भी कोई रिकमेंडेड बीज इस तरह के विदेशी जो सब्जियां हैं उसके ऊपर अनुमोदित किए गए हैं, उनके माध्यम से आप किसान बागवानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमें 1-2 बार, जैसे ब्रोकली के लिए भी एड दी गई, भाई अगर गांव में कोई फार्मर अलग से काम कर रहा है तो एग्रीकल्चर विभाग ने 1-2 बार, मतलब आज से कोई 5 या 10 साल पहले इस तरह की एड हमारे को मिलती है। वर्मा जी, एड के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब बीज की उपलब्धता है, क्या ये ओपन मार्केट से ही मिलते हैं या जो हमारे संबंधित विभाग है, जो ये जो विश्वविद्यालय है जहां पर इस पर शोध कार्य किए जाते हैं, क्या उनके द्वारा भी कोई अनुमोदित बीज इस तरह की विदेशी मूल की सब्जियों का उनके माध्यम से? जी सर, हमारे विश्वविद्यालय की जो आपने बात की, तो नौनी विश्वविद्यालय जो हमारा है, उनका हमारा केबीके कंडा घाट में है। कंडा घाट केबीके में चेरी टमाटर का बीज जो है केबीके वालों ने खुद तैयार किया है और वो हमें भी दिया है। हम उसको, मतलब वो चीज़, अगर कोई चेरी टमाटर लगाना हमारा फार्मर चाह रहा हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चेरी टमाटर का सीड लेने मार्केट चला जाए, वो केबी से भी ले, केबीके हमारा कंडा घाट जो है वहाँ पे डॉक्टर सीमा जी है, उनके पास उपलब्ध है, वो दे देते हैं। वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने वातावरण की बात करी, हिमाचल प्रदेश के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, आप जिला सोलन के कंडाघाट क्षेत्र में इन सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, क्या इसका उत्पादन हमारे अन्य क्षेत्रों के वातावरण के अनुकूलित है? सर, मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो भी दर्शक, किसान, बागवान या युवा बेरोजगार जो इसमें स्वरोजगार को अपनाना चाहता है, क्या उसके लिए जो है ये अनुकूलता रहेगी? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और इस पे हम थोड़ा सा जरूर चर्चा करेंगे। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि किन मतलब अगर मेरे अलावा सोलन में, आपने कहा कि मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट का कंडा घाट तहसील का छोटे से गांव का एक किसान हूं, इसके लिए ये और हर एक जगह हर एक किसान कर सकता है, लेकिन सर इसके लिए सबसे पहले जितनी भी ये सब्जियां हैं, इसमें 10 सब्जियां ऐसी होगी जो शॉर्ट टर्म है, जिनका लगाने के बाद मतलब टाइम पीरियड जो है 45 दिन, 50 दिन या 60 दिन है। 60 दिन में वो तैयार होकर मार्केट में चली जाएगी। उसके लिए हमारे को सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, अगर कोई किसान भाई मेरा लगाना चाहता है तो उसके पास सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। पानी जो है वो भरपूर मात्रा में चाहिए, जितना आप इन चीज़ों को पानी देंगे उतना ही ये चीज़ें अच्छी। और दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे ब्रोकली हो गई, आइसवर्ग हो गया, लेट्यूस हो गया, सलाद पत्ता आता है 2-3 वैरायटियों का, वो जितने भी हमारे ऊंचे क्षेत्र, जैसे आपका मनाली, हमारा मनाली हो गया, करसोग हो गया, फिर आपका लाहौल स्पीति हो गया, इन जिलों में भी ये बड़ी भरपूर मात्रा में उगाई जाती है, उपलब्ध है सर। वर्मा जी, एक आपने बात करी कि पानी की बहुतायत की आवश्यकता है, लेकिन फिर हमारा वही प्रश्न आता है कि वातावरण की आज इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, समय पर वर्षा का ना होना, बहुतायत में वर्षा का होना, और क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी हमारी ग्लोबलाइजेशन में इतनी हो गई है कि ऐसे में, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं टपक सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की, तो क्या इनके माध्यम से भी इनका प्रयोग हम उत्पादन किया, सूक्ष्म और बिल्कुल सर, बिल्कुल टपक सिंचाई प्रणाली जो आप कह रहे हैं, टपक मतलब ड्रिप सिस्टम जो हमारा रेड येलो कैप्सिकम, जो हमने आपको अभी बात बताई कि हम पॉली हाउस के अंदर जितना भी हमारा रेड येलो कैप्सिकम लगता है 8-10 हज़ार पौधा, हम उसकी सिंचाई जो है वो ड्रिप से ही करते हैं।
ड्रिप से, क्योंकि ड्रिप से हम आज जो आपने वातावरण की बात कही या वर्षा का कम होना, वृक्ष इतने कटते जा रहे हैं कि 10 अगर लोग काटते तो एक पौधा लगा के कोई राजी नहीं है। बिल्कुल। तो घटता ही जा रहा है, हर एक जल का स्तर भी घटता जा रहा है। तो हमने तो इस चीज़ को थोड़ा सा, कुछ सरकार भी कई बार गांव में जैसे कोई स्कीम आती है, पंचायत में आती है कि ड्रेन बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, तो उससे जो भी पानी आता है हमारा, हमने जो है पॉलीपॉन्ड बनाए हैं सर। और जो बरसात का पानी या जब हमारी कोई खेत में फसल नहीं लगी हुई उस टाइम जो हमारा पानी वेस्ट बह रहा है, उस पानी को हम एकत्रित करके जो हमारे गर्मियों के 3 या 4 महीने होते हैं उसमें हम उसको पूरी तरह से यूज करते हैं। और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए वर्मा जी कहते हैं कि पर्यावरण नाशेन जीवंती जीवनम, पर्यावरण का नाश जो है जीवन का अंत करता है। तो पर्यावरण को संरक्षित, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारा कोई यदि मान लीजिए वेस्ट वाटर जा रहा है और उसको यदि हम संचित करके उसका एक संग्रहण करके बाद में उसका प्रयोग किया जा सकता है। वर्मा जी, सिंचाई के पश्चात, क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए एक स्वस्थ मृदा का होना बहुत ही आवश्यक होता है, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मृदा के परीक्षण के लिए आप क्या कहते हैं? क्या आपको भी इस तरह के परीक्षण के लिए संबंधित विभाग के पास जाना पड़ता है? मृदा के इस परीक्षण के लिए जी हम अपने केवी के भी जाते हैं, नौनी यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। जो हमारा इंडोर पॉली हाउस के अंदर की मिट्टी है उसकी जांच तो हमें हर साल करवानी पड़ती है कि कौन सा तत्व घट रहा है, कौन सा तत्व पर्याप्त है, या कोई तत्व जो घट रहा है उसको पूरा करने के लिए सिर्फ हमने गोबर की खाद डालनी है या कोई केंचुआ खाद, या जैसे आज का जो पिछले हम 2017 से ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। भाई हम दवाइयों और खादों से थोड़ा दूर होता जाए। तो उस तरह से जो हमारी मिट्टी में कोई चीज़ कमी है उसका हम निरीक्षण करने के लिए नौनी यूनिवर्सिटी या अपने केवी की और मैंने देखा कि फसलों का हम चक्र, फसलों का जो विविधीकरण है ये भी एक मृदा को स्वस्थ रखता है। तभी कहते हैं कि फार्मिंग इज नॉट ओनली ए कल्टीवेशन बट इट परस्यूड दी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो इसका फसलों का विविधीकरण है ये भी एक अपने आप में एक संपूर्णता हमारी मृदा को रखता है। वर्मा जी, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए देखिए कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना बहुत ही आवश्यक है। भले आपके पास लैंड है, सब कुछ है, लेकिन किसी भी कार्य को, किसी भी रोजगार को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले पूंजी अपने पास होना आवश्यक है। आपने प्रारंभिक स्तर पर इस तरह की समस्या को कैसे मीट आउट किया? क्योंकि देखिए हमारा युवा बेरोजगार यदि देख रहा है उसके मन में प्रश्न रहेगा। देखो सर, जब हमने शुरू में सोचा, जैसे सबसे पहले हमने यही कहा कि हमने कुछ अलग करना चाहा, तो सबसे पहले तो हमने बैंक का सहारा लिया, क्योंकि जो भी किसान होगा उसके पास इतनी पर्याप्त पूंजी नहीं होगी कि वो एक कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सके। तो सबसे पहले जैसे हमने सोचा कि हम पॉली हाउस लगाया जाए, क्यों ना पॉली हाउस लगाया जाए। पॉली हाउस के लिए उस टाइम सरकार जो है हमारे को 80% सब्सिडी दे रही थी, 20% हमने जमा करवाना था। तो 20% के लिए जितना भी शेयर बनता था वो बैंक से 2-4 लाख रुपए लोन लेके फिर उस पे सरकार ने जो सब्सिडी दी उससे वो हमारा पैसा वहाँ पूरा हो गया, और जो अपने से कुछ लगा वो उस फसल ने पूरा कर दिया। मतलब वर्मा जी, आपकी बातों से कहने का जो तात्पर्य है आपके कहने का कि प्रारंभिक स्तर पर यदि हम थोड़ी पूंजी से प्रारंभ करें तो भी इस तरह का उत्पादन जो है प्रारंभ हो सकता है। हो सकता है सर, कर सकते हैं। ये तो बात आई आर्थिक दृष्टिकोण से। अब देखिए अगला जो मेरा आपसे प्रश्न है वो श्रम को लेकर के है। देखिए कार्य भी आपने प्रारंभ कर दिया, पूंजी का भी निवेश कर दिया, और यदि आपके पास लेबर की समस्या, श्रम की समस्या, और आज के समय में बहुत दिक्कत है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये लेबर की समस्या जो आपने कही ये तो पूरे प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में इस टाइम सबसे यूनिवर्सल, जिसे हम यूनिवर्सल मेन समस्या है। लेकिन हमारा जो गांव का एक कल्चर है, हमारे साथ हमारे बच्चों ने, मतलब हमने अपने माता पिता के साथ रह के, अगर वो कृषि कर रहे हैं तो हमने भी कृषि की, पढ़ाई भी की, लेकिन शाम को आके भी खेत में काम करना, सुबह जाने से पहले भी खेत में काम करना, उनके साथ रात को भी जो काम हो सके वो करना। तो इसी तरह हमारे बच्चों ने भी
हमारी घरवाली ने भी, जो हमारे फैमिली मेंबर है, भगवान जी उन्होंने वैसे बधाई के पात्र है, क्योंकि आज के बच्चे, मैं नहीं समझता कि जो माता पिता कहते हैं उस और अग्रसर होते नहीं, हैं। धन्यवाद लेकिन सर। यदि इसके लिए, तो इसके लिए मैं दो शब्द आपके लिए कहना चाहूँगा। देखो दर्शकों, जब इनका पूरा परिवार, देखिए एक दूसरे के ऊपर मतलब कि बात को मानना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तभी कहते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्रम, और चंद्रम न वने वने। तो इस तरह की जो है जिसे कहते हैं ना विरलता किसी किसी घर में मिलती है। तो आप इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। मेरे आप अपनी बेटे ने 2020 में जो है वो बीकॉम किया, उसके बाद उसकी भी मंशा ये होगी शायद कि मैं जॉब करूं। बिल्कुल। लेकिन हमने कहा कि जॉब, जब हमारे पास लैंड है, पानी है, सब कुछ है, पॉली हाउस बने हुए, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, तो क्यों ना इसी में काम किया जाए। अपना काम है, जब दिल किया कर लिया, जब दिल किया सो गए, जब दिल किया घूमने चले गए। तो इस तरह से बेटे ने बात मानी बीकॉम करने के बाद, और उसने खेतीबाड़ी जो है वो अपना ली, और आज मेरे साथ भरपूर काम करता है जी। और इसके अलावा और भी आपने फैमिली मेंबर जितने भी है सर, सब मिलके वैसे ही काम और करते सबको एक तरह से रोजगार की भी प्राप्ति हुई है। और आप वाली बात सही है कि अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। हाँ जी, बिल्कुल सर। अगला जो हमारा पड़ाव है वो मार्केटिंग, क्योंकि देखिए उत्पादन भी हो गया, निवेश भी हो गया, श्रम की समस्या, मार्केटिंग, विपणन, क्योंकि किसी भी उत्पादन के बाद उसे मार्केट में जाकर ही उसका उपभोक्ता जो है प्रयोग करेगा। विपणन की समस्या को आप कैसे देखते हैं? सर आज के टाइम में तो ये समस्या अब इतनी ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि ऑनलाइन ज़माना है। ठीक है जी, सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। रेट मंडियों के पता अगर हमें खुद नहीं है तो हमारा बच्चा बता देगा कि इस मंडी में आज ये रेट है जी, इस चीज़ का ये भाव चल रहा है। तो दूसरा ये भी है, और दूसरा ये है सर कि कुछ 5-7 सालों से जो कंपनियां, छोटे छोटे कंपनियां जैसे टाटा है, बिग बास्केट है, रिलायंस है, कोई और है, वो कंपनियां आके छोटे छोटे, जैसे हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा कि हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4 या 5 कंपनियां हैं जो वहीं पे फार्मर से रेट करके माल ले लेती है और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो हमें मार्केट में कहीं मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ढूंढी, हमने तो 2-4-5 साल संघर्ष किया जी, तब जाके मार्केट ढूंढी। फिर पता लगा कि अगर हम विदेशी सब्जियां उगा रहे हैं तो इन सब्जियों को आगे खाएगा कौन, तो कैसे, कहाँ बेचना है, कहाँ ले जाना है। तो धीरे धीरे हमारे को होटल मार्केट का पता चला कि होटल भी इसी से जुड़े हैं, ये चीज़ें होटलों में ज़्यादा बिकती है। तो उस तरह से चला ये हमारा काम। और जो हमारा ये आप कह रहे हैं, ये तो मतलब इस तरह से करना, और इसमें अगर कोई रुचि हो किसी तो की, इसमें प्रारंभ कर सकता है जी, कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, मैं तभी हर कार्यक्रम के अंत में कहता हूँ कि स्वर्ण रौप्य माणिक्य वसन अपि पूरिता तथैव अंतेव प्रार्थ कृषकान भक्त तृष्णा। हम सोना चांदी माणिक्य जो भी रख ले, लेकिन अंत में किसान ही जो है पेट को भरता है। तो किसान को हमारा नमन है, वर्मा जी को हमारा पुनः एक बार नमन है। वर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दर्शकों को दी ही दी, पर अपितु दूरदर्शन परिवार को भी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।